विज्ञान के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 2 वीडियो पीछे देख चुके हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग 20-20 प्रश्न का सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज ये भाग 3 होगा जिसमें हम 20 और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, ठीक है, कि कोई कार एक समान वर्तुल गति से गुजरती है तो कार का त्वरण होगा। देखिए, वर्तुल गति का मतलब होता है वृत्तीय गति। वर्तुल गति का मतलब होता है वृत्तीय गति, यानी इस प्रकार से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे कहा जाएगा वर्तुल गति। देखिए, वर्तुल गति अगर कोई वस्तु कर रही है, ठीक है, तो उसका गति एक समान होगा। गति एक समान का मतलब यह है कि उसका जो वेग होगा, वेग का परिमाण तो एक समान होगा। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसके वेग का परिमाण तो एक समान होगा, किंतु जो वेग का दिशा होगा वो एक समान नहीं होगा। क्यों समान नहीं होगा? आप लोग देख सकते हैं कि अगर वो वस्तु यहाँ पर है तो इसकी वेग की दिशा ऊपर की ओर, ठीक है, और अगर वो वस्तु यहाँ पर है तो इसकी वेग नीचे की ओर। अगर ये वस्तु यहाँ पर है तो वेग की दिशा इधर की ओर। तो अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके वेग की दिशा जो है लगातार बदलती रहती है, जिस कारण जो है उसका दिशा बदलता रहता है, और इसी कारण उसका जो त्वरण है वो त्वरण कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब त्वरण 0 के बराबर नहीं हो सकता तो उसी को कहा जाता है शून्योत्तर। क्या कहा जाता है? शून्योत्तर का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, कि एक शून्योत्तर स्थिरांक, मतलब जो त्वरण होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखिए, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि, देखिए, अब लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कोशिका है, ठीक है, और वो कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाए या वो कोशिका मृत हो जाए, ठीक है, तो इस कोशिका का जो है प्रत्येक कोशिका में एक लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, ये दोहरी झिल्ली में बंद होता है, और जब ऐसी कोई खराबी आती है तो ये लाइसोसोम अपनी झिल्ली को जो है तोड़ देता है, और जैसे ही अपनी झिल्ली को तोड़ता है, ठीक है ना, तो उससे निकलते हैं जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये कोशिका का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका का भक्षण। और जब ये कोशिका का भक्षण करेंगे, ठीक है, तो इससे जो है उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जल अपघटक एंजाइम जो है लाइसोसोम के भीतर भरा होता है, इसीलिए, ठीक है, कोशिका को आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्योंकि जब ये कोशिका का भक्षण करता है, जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, किसी काम की नहीं है, तो कोशिका को नष्ट करने के चक्कर में ये स्वयं की झिल्ली को तोड़ता है। जब स्वयं की झिल्ली को तोड़ता है तो इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या का थैला, ठीक है। जब हम व्रत रहते हैं तो हमारे शरीर में जो ऐसी कोशिकाएं हैं, ठीक है, कि जो मृत हो गई हैं या क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उन कोशिकाओं का जो भक्षण है, पाचन है, लाइसोसोम के द्वारा होता है, जिससे हमें अल्प मात्रा में एनर्जी मिलती है। इसीलिए महीने में एक व्रत रहने से, ठीक है, आपके शरीर की जो भी डैमेज सेल्स हैं या जो डेड सेल्स हैं वो जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम, इसकी खोज डू ड्यू ने की थी। अगला, स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत को कहते हैं। देखिए, तो अगर स्टील या आयरन है तो उसके ऊपर जो जिंक की परत होती है उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइज का मतलब ये होता है कि जिंक की लेयर जो है चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो बिजली के खंभे होते हैं, ठीक है, बिजली के जो खंभे होते हैं वो देखेंगे तो हल्का हल्का सिल्वर जैसा चमकता है, तो उसके ऊपर इसीलिए लगाया जाता है ताकि लोहे में जंग न लगे और जो लोहे की वस्तुएं हैं वो ज्यादा समय तक चले। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक तरीका होता है जिसके द्वारा धातुओं को जंग से बचा सकते हैं, ठीक है ना। और हॉट डीपिंग भी एक तरीका होता है, ठीक है दोस्तों।
अगला है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? देखिए, तो पाइरोमीटर जो है यहाँ पे विकिरण तापमापी को कहा जाता है। देखिए, विकिरण तापमापी जो है, ठीक है, इसके प्रयोग से हम वातावरण के ताप को माप सकते हैं। मतलब वातावरण का तापमान क्या है, उसे पाइरोमीटर जो है माप सकता है। क्योंकि जैसे अगर हम अपने शरीर का तापमान नापना चाहते हैं तो उसमें डॉक्टरी थर्मामीटर चाहिए, तो उसमें देखते हैं कि डॉक्टर थर्मामीटर जो है आपको वो आपके मुंह में जो है थर्मामीटर को डाल देता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारे शरीर के तापमान को बता देता है, इतना है। अब वातावरण के तापमान को नापना हो या किसी ऐसे वस्तु के तापमान को नापना हो जिसे हम छू ना पाए, ठीक है, तो वहां पे जो है पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आपका नाम आता है विकिरण तापमापी, ठीक है। द्रव तापमापी भी होता है, गैस तापमापी भी होता है। द्रव में मरकरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए। अगला, आरएनए का मुख्य कार्य है। देखिए, तो आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन संश्लेषण के में सहायता करना। अब देखिए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और आरएनए का जो मेन काम है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। और देखिए, आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए और टीआरएनए। एक होता है आरआरएनए। देखिए, तो एमआरएनए जो है, ठीक है, एमआरएनए जो है इसका काम है मैनेज करना, ठीक है, प्रोटीन्स के संश्लेषण को मैनेज करना। टीआरएनए तो टी फॉर होता है ट्रांसफर, तो प्रोटीन को ट्रांसफर करना कि किस प्रोटीन को कितनी मात्रा में कहां पर ट्रांसफर करना है। और आरआरएनए का मतलब होता है राइबो। राइबो का मतलब होता है प्रोटीन। जहां भी वर्ड राइबो आ जाए तो राइबो का मतलब होता है प्रोटीन। तो आरआरएनए का काम है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। अगला है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो देखिए, किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता का जो गुणनफल है किसके बराबर होता है? अणु भार के। क्यों बराबर होता है? देखिए, सूत्र होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार मॉलिक्यूलर वेट और अपान होता है संयोजकता यानी वैलेंसी, ठीक है। ये सूत्र होता है, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे संयोजकता। अब तुल्यांकी भार का गुणा संयोजकता से करेंगे तो आएगा अणु भार, तो अणु भार हो जाएगा, ठीक है, तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणु भार, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई को मापता है? देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई को मापता है, ठीक है। यानी ओजोन परत की जो है मोटाई मापी जाती है उसकी इकाई होती है डाबसन। क्या होती है? ओजोन लेयर जो है, आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, उसका नाम है ओजोन। और ओजोन का जो सूत्र है O3 होता है, ठीक है। ये जो O3 होता है ये पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है, ठीक है। तो अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी होंगी। कैसी होंगी? स्किन कैंसर की बीमारी हो जाएगी। और इसके अलावा, ठीक है, जो पृथ्वी होगा, पृथ्वी का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगेंगी तो उससे क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और जिसके कारण जो जीव जंतु हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल की ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ठीक है ना, वो मापी जाती है डाबसन में। नाट जो है, तो नाट में ध्वनि की चाल मापी जाती है, ठीक है। पॉइज जो है ये प्रेशर से रिलेटेड है, पॉइजली का सूत्र होता है। और मैक्सवेल जो है तरंगों के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला है कि प्याज को छीलने या काटने पर
आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आ जाता है। देखिए, तो इसका रीजन क्या है? तो जो प्याज को जब भी छीला जाता है, ठीक है, तो उसमें गंधक पाया जाता है। गंधक का मतलब होता है एक प्रकार का, आप कह सकते हैं गंधक को बोला जाता है सल्फर। अगर गंधक की बात करें तो क्या होता है बच्चों? ये सल्फर होता है, ठीक है। अब प्याज में सल्फर की मात्रा पर्याप्त होती है और जैसे ही प्याज को काटा जाता है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे एस जो है O2 के साथ क्रिया करके या तो SO2 बना लेता है या तो SO3 बना लेता है। और ये जब और थोड़ी सी आपके वायुमंडल में जल भी होता है तो कहीं ना कहीं ये अम्ल जैसा रिएक्ट करता है, और जब अम्ल जैसा रिएक्ट करेगा तो आपकी आंखों में क्या होगा? जलन होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्याज को छीलने या काटने पर आंसू ना आए, ठीक है, तो क्या करते हैं कि प्याज को आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? अब फ्रिज में रख दीजिए, और जब फ्रिज से प्याज को निकालेंगे तो प्याज बड़ा ठंडा होगा। ठंडा होने के कारण, ठीक है ना, ये जो सल्फर है और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, गैस नहीं बनेगा, ठीक है। और गैस नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में जलन नहीं होगा, ठीक है ना। और आंसू कैसे आ गया? तो आंसू आता है लैक्राइमल नामक ग्रंथि से, होता है लैक्राइमल। लैक्राइमल नाम की एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जो हमारे आंखों में होता है और इसका काम होता है आंसू को बनाना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये होगा। अब आगे देखते हैं। अगला है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। अब देखिए, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे ही कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोई बात करे, ठीक है, कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की अगर हम संयोजकता की बात करें तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो दोस्तों 2 होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन के अगर हम आयन की बात करें तो ऑक्सीजन नेगेटिव आयन देता है और ऑक्सीजन का आयन होता है -2। और ऑक्सीजन का अगर हम परमाणु भार की बात करें, एटॉमिक वेट की बात करें, तो परमाणु भार जो है वो होता है 16, ठीक है। आगे, यदि एक वस्तु दोनों सिरों पर पकड़कर खींची जाए तो उस पर लागू बल को क्या कहेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, और इस पर इधर की ओर भी बल लगा के खींचा जाए और इस पर इधर भी बल लगा खींचा जाए, तो आप जानते हैं इसमें तनाव बल काम करेगा। तो तनाव बल या इसे कहा जाता है खिंचाव बल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिंचाव। घर्षण क्या होता है? तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति करती है तो जो रुकावट आता है, रुकावट बल को ही या विपरीत विरोधी बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। आवेग क्या होता है? तो आवेग का सूत्र होता है बल अगुणते समय। तो बल और समय का जो गुणनफल है वो आवेग कहलाता है, ठीक है ना। संवेग क्या होता है? तो संवेग जो है, संवेग होता है P बराबर m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है। अब देखिए, तो कोशिका गतिविधि, गतिविधि का मतलब यह है कि कोशिका के भीतर जो भी घटनाएं होती हैं इनको नियंत्रित कौन करता है। देखिए, अगर हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो भी गतिविधि होती है उसे हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो भी गतिविधि होती है हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। लेकिन कोशिका की बात करें तो कोशिका में जो है ये केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। अब केंद्रक को ही अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। तो कोशिका में अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका नियंत्रित करने का जो काम है वो केंद्रक को होता है, मतलब न्यूक्लियस को होता है। और इसीलिए केंद्रक को कोशिका का इंजीनियर भी कहा जाता है। कोशिका का जो इंजीनियर है वो कहा जाता है केंद्रक को, ठीक है। और जो ये केंद्रक है ये कोशिका के अंदर होने वाली समस्त घटनाओं को करता है, ठीक है। अगला, निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता
है। देखिए ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब किसी ठोस को अगर गर्म करें तो सीधे ये जो है ठोस आपका बन जाए गैस, तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है ऊर्ध्वपातज। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है ऊर्ध्वपातज। अब इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड के भी अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन में भी ऊर्ध्वपातन होता है। इसके अलावा होता है शुष्क बर्फ। तो शुष्क जो बर्फ है इसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा कपूर, तो कपूर में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा है नेफ्थलीन की गोली। तो नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन के उल्टा की बात करें, यानी गैस को अगर ठंडा किया जाए तो सीधे ठोस बन जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है निक्षेपण कहा जाता है। और इसका उदाहरण आप लोग कमेंट में बताइए तुरंत, ठीक है ना। अब अगला कह रहा है गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी दिए हुए बल, किसी बल के लिए त्वरण वस्तु के होता है। फिर सुनिएगा, गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के, ठीक है, अब कह रहा है होता है। तो देखिए, अब दिए हुए बल के लिए तो आप जानते हैं गति का जो दूसरा नियम है F बराबर होता है ma। ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो बल के लिए त्वरण किसके होगा, तो घनत्व का होगा कि आयतन का होगा कि बल का होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो त्वरण होता है वो बल के समानुपाती, देखिए व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है। तो देखिए F और M जो है, F और A जो है ये समानुपाती हो गया, तो लेकिन यहाँ पे तो प्रश्न व्युत्क्रमानुपाती का है। अब चूंकि अगर बल को हम कांस्टेंट मान लें तो यम A बराबर नियतांक हो जाएगा। अगर बल को नियतांक मान लें तो यम A बराबर नियतांक हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 1/m, या नियतांक को K मान ले तो K/m, यानी यहां से आ गया 1/m। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा द्रव्यमान। और वैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है, कि अगर कोई वस्तु भारी है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका त्वरण जो है कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं त्वरण और द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और अगर बल का मान ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो ज्यादा ही होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए, तो पादप कोशिका भित्ति जो है, ठीक है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अब पादप कोशिका भित्ति क्या होती है, देखिए, तो पादप कोशिका भित्ति जो है ये केवल पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है। पादप कोशिका भित्ति जो है ये केवल पौधों में पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन सेल्यूलोज के लेयर्स को ऐड करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में पेक्टिन पाया जाता है, कुछ मात्रा में सुबेरिन पाया जाता है, कुछ मात्रा में हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है। हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाता है। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। जो सेल्यूलोज होता है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। और जो सेल्यूलोज है ये पौधों के कोशिका का या पौधों का सबसे कठोर भाग होता है। अब कठोर भाग इसलिए होता है क्योंकि सेल्यूलोज में 0% वाटर, यानी सेल्यूलोज में पानी की मात्रा बिल्कुल पाई नहीं जाती है। और सेल्यूलोज जो है पादप कोशिका को बाहरी चोटों से बचाता है। तो सेल्यूलोज है पादप कोशिका को बाहरी चोटों से बचाता है ताकि उसे कहीं बाहर चोट न लग जाए। ठीक है ना। अब आगे बात करें, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, अल्फा कण पर जो है
2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अब बीटा कण जो है ये आपको रेडिएशन से निकलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका अर्थ है जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दूना कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि अगर वेग दूना कर दें तो संवेग क्या होगा। देखिए संवेग का सूत्र होता है P बराबर m/v। अब अगर आप वेग को बढ़ा के दूना करेंगे तो इसका जो संवेग है वो भी बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा B, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और वेग को अगर 4 गुना करेंगे तो संवेग 4 गुना हो जाएगा। अगला है, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है। पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है। देखिए तो ये होता है जाइलम के द्वारा। देखिए पौधों में 2 विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। पौधों में 2 विशेष प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जड़ से जो भी पानी मिल जाए, जो भी खनिज मिल जाए, तो जड़ों के द्वारा पानी और खनिज को अवशोषित करके, ठीक है, हर जगह पर पहुंचाता है जहां पर पानी और खनिज की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई उर्वरक हो गया या खाद हो गया, अक्सर हम जड़ों में ही छींटते हैं। जड़ में डालने का मतलब ये होता है कि जब उसमें सिंचाई की जाएगी तो वो पानी में घुल जाएगा और जैसे ही पानी में घुलेगा तो पौधों को जो जड़ें होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी और जैसे ही अवशोषित करेंगी, ठीक है ना, तो जो जाइलम ऊतक है उसे इकट्ठा कर लेगा। इकट्ठा करने के बाद जहां पे जरूरत होगी उसकी, ज्यादातर जरूरत जो है पत्तियों में होता है क्योंकि पत्तियों में ही पेड़ पौधों के भोजन बनते हैं, तो ये जो है हर जगह पे पहुंचा देते हैं। अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है, ठीक है ना, पत्तियों में जो भोजन बनता है, पत्तियों में जो भी भोजन बनता है तो उस भोजन को सभी जगह पहुंचाना काम किसका है, फ्लोएम का। तो फ्लोएम का काम है पत्तियों में निर्मित भोजन को हर जगह पहुंचाना, ठीक है ना। और जाइलम का काम है कि जड़ों द्वारा निर्मित अवशोषित जल एवं खनिज लवण को सभी जगह पहुंचाना ताकि सभी कार्य हो सकें, ठीक है। अगला है, तो निम्नलिखित में कौन से एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत होता है। देखिए एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं। अब पहला आता है प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, तो प्राथमिक एल्कोहल में सबसे ज्यादा होगा, उससे के बाद द्वितीयक में होगा, फिर तृतीयक में, यानी जितने आबंध की बात करते जाएंगे होता जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन और प्रबल विद्युत ऋणात्मक, हाइड्रोजन और प्रबल विद्युत ऋणात्मक अगर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसी आबंध को कहा जाता है हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। अगर हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है तो इसी उनके बीच जो भी बंध बनेगा उसे कहेंगे हाइड्रोजन आबंध। अब ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो याद कर लीजिए फोन, FON। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं को हम मानते हैं प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व। और अगर ये, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम कहते हैं, ठीक है, कि उनके बीच जो है हाइड्रोजन आबंध बनेगा, ठीक है ना। जैसे एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का सूत्र होता है ऐसे C2H5OH हो गया, तो यहाँ O और H के बीच का बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अगला, न्यूटन के गति का पहला नियम माना जाता है। तो देखिए न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसे कहते हैं जड़ता का नियम, यानी जड़त्व का नियम। क्या है ये, कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा। इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अब आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से लिखिएगा कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में दोस्तों, ठीक है,
639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। और मांसपेशियों में जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए और हम साइंस के जो है जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो सब लेकर आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही 20 प्रश्न डेली सुबह 6 बजे, ठीक है ना, लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए आप इसको रोज देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से देखिएगा ताकि आप जो है किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। धन्यवाद।